हेलो 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 बच्चा लोग, भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई लोग देख रहे हो, जैसे यार टाइटल में लिख के आ चुका है भाई, टॉप 50 क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग के लिए एसएसटी के। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब के क्वेश्चन है। किसी का 12 है, किसी की 13 है। टॉप वाला क्वेश्चन है ये। पेपर में तुम लोग के आने के चांसेस समझ लो 80 to 90% है। कि ये भी हो सकता है 100% भाई पेपर के सेट में आ जाए। 3 सेट होते, 4 सेट होते, चारों चारों सेट में इसी से क्वेश्चन आ जाए। भाई इसकी प्रोडिक्शन होती है भाई वो। भाई विराट भैया की प्रेडिक्शन कभी मिस नहीं होती है, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो चाहे पढ़ाई की फील्ड हो। मेरे प्रेडिक्शन कभी जल्दी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है ना भाई लोग। अब बच्चा लोग, मेरी क्लास मेरी तबीयत हो चुकी है बहुत तगड़ी तरीके से खराब। मेरे लिए ज़्यादा बोलना बहुत दिक्कत है, इसलिए मैं बहुत स्लो स्लो बोलूंगा, भाई समझ में आएगा तुम लोगों को, समझ रहे हो ना। बीच में स्पीड पकड़ लूंगा, तो अगर समझ लो मैं लय में आ जाता हूँ तो स्पीड पकड़ लेता हूँ। तो आप लोग 1x पे देख रहा, अगर जैसे मैं शुरुआत 2x पे देखो, फिर उसके बाद जब स्पीड लगने लगे 1x कर लो, 1.5x कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता दे रहा है। मेरी तबीयत ठीक होने के बाद फिर से मैं टॉप 50 क्वेश्चन की यही वाली वीडियो फिर से एक अच्छे शूट कर दे दूंगा। बल्कि तुम अभी इससे पढ़ लो, ठीक है ना। रिवीजन के लिए तुम्हारे को मेरे भी लेक्चर की जरूरत है, इसलिए मैं तुम लोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट्स के, जो कि एसएसटी के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी शुरू होगी हिस्ट्री से। आ जाओ हिस्ट्री। अभी देखो भाई लोग, आप लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़े नहीं हो, ठीक है ना मेरे से। तो एक टाइप से आप लोगों का हिस्ट्री का पहले क्विक रिवीजन हो जा रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में। उसके बाद मैं चारों चैप्टर का एक एक करके ला दूंगा वीडियो। तो उससे आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, तो इस समझ रहे हो, हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और हिस्ट्री तो बहुत लेंदी चैप्टर्स है चारों चारों। तो उसमें तुम्हें समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता तो भाई तो मुझे कोई गालियां नहीं देने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मेरी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को पहले तुम लोग के क्वेश्चन फैलाने थे, तुम लोग रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। इसलिए तो चलो भाई लोग, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो नेशनलिज्म यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। और इसमें आइडिया क्या था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी इंस्पायर्ड पीपल कर रही थी। नेपोलियन जो समय का राजा था वहाँ का, ठीक है ना, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मतलब इसमें यूनिफॉर्म लॉज, कॉमन करेंसी एंड एंड ऑफ फेडरलिज्म का। People in different kingdoms realized they share common identities, same language, culture and history. मतलब जो दूसरे दूसरे भी कंट्री में रह रहे थे, वहाँ किंगडम्स में लोग रह रहे थे, उन्होंने क्या महसूस किया कि वो लोग सब एक टाइप के कॉमन चीज़ सब शेयर करते हैं, वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं। सेम लैंग्वेज मतलब कोई इंग्लिश बोल रहा है तो कोई जर्मनी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, बट उनके टाइप के बोलने लोग बहुत है, ठीक है ना वहाँ पे। ठीक है। फिर वहाँ कल्चर सबका दिखता लोग एक जैसा था, और हिस्ट्री भी एक जैसी थी पुरानी समय पे, ठीक है ना। और ये क्या थे, इनके अंदर फीलिंग थी कलेक्टिव बिलोंगिंग की। और नेशनलिज्म था, नेशनलिस्ट थे। और उस समय मूवमेंट चल गया था, यूनिफॉर्मेशन हो रहा था इटली का, जर्मनी का, जो कि आगे बताने वाला हूँ मैं। और अगर इसमें मेरे पीपीटी में करने नहीं डाला होगा तो भाई मेरे तुमको उस चैप्टर में डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ठीक है, पहला क्वेश्चन इस साथ एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आ गया। तो देखो, द ऑटोमन वन बिस्मार्क था, उसमें प्रशिया प्राइम मिनिस्टर क्या किया, अडॉप्ट करे ब्लड आयरन पॉलिसी को। इसका मीनिंग था वॉर मिलिट्री पावर्स के थ्रू। और इसका प्रशिया आर्मी डिफीट कर गई थी डेनमार्क से 1864 में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया से 1866 में, एंड फ्रांस 1870 में। ये विन करे 39 स्टेट्स यूनिफाइड आफ्टर केसी विलियम वन के द्वारा इन 1971। बिस्मार्क स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट डिप्लॉयज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मतलब समझ रहे हो, सीधी बात बताता हूँ मैं तुम लोगों को। चलो, ये देखो क्या लिख रहा है, देख रहा है ना। सेम लर्न कर लो, सेम तरीके से लर्न कर लो, समझ रहे हो भाई लोग। इसको लिखूंगा नहीं मैं, तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है ना। कि इसको पूरा रट लो, तुम्हारे काम में यही आएगा, और कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे काम में। अरे हटा तो दिया था यार। चलो ठीक है, फिर तीसरा का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, एक लाइन इसके बीच से भी।
चलो छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस नेशनलिज्म इन यूरोप पे कैसे हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से, मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो मोनार्की को हटा दिए थे और स्टैब्लिश करे थे नेशन बेस्ड सिटीजन राइट्स, और इसका सिंबल था नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल आइडिया, और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इंस्पायर्ड यूरोप, और स्प्रेड किया था आइडियाज टू अदर कंट्रीज, और पीपल इन यूरोप बिगेन डिमांडिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नेशन यूनिटी। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय मैंने मोनार्की हटा दिया, राजा रानी वाला सिस्टम हटाए, वहाँ पे क्या कहते हैं राइट्स आ गए, ठीक है ना, वहाँ पे सिंबल की तरह फ्लैग बना दिए, वहाँ नेशनल नेशनल आइड वो एंथम वहाँ कर लिख दिए थे, यहाँ का जंगल बना है नेशनल एंथम वैसे कर दिए, ठीक है ना। और वहाँ पे आइडिया से सब इंस्पायर हो गए, फिर बाद में वो लोग क्या डिमांड करने लगे कि हमको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब इसमें वो था प्राइम मिनिस्टर सीएम इस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए थी, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली में क्या होता है डिवाइड करे सेवरल स्टेट्स में, देखो यहाँ पे स्टेट्स से सब लिखा हुआ है, काउंट करे प्राइम मिनिस्टर जो थे आपका, जो थे लेड करे डिप्लॉयमेंट एफर्ट्स को, गुसिप मजीरी स्प्रेड नेशनलिज्म थ्रो यंग इटली, गुसिप मजीरी लेड द रेड शर्ट वॉलंटरी एंड वन साउथर इटली इन 1871, वाइस एंड रोम ज्वाइंट द किंगडम कंप्लीटिंग इटली यूनिफिकेशन। मतलब समझ रहे हो, इसको समझाने के लिए तुमको चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं डिटेल में चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट तुमको याद रखने के लिए मेन क्या है कि क्वेश्चन से आप समझ जाओ और रट लो, इसको यही पेपर में आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। चलो ये अब आ चुके हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के पास। लो थोड़ा सा इस टाइप पे चौड़ा रहने दो ना। मेन आइडिया ऑफ लिबरल नेशन, देखो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, गवर्नमेंट बाई कंस्टेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, और फ्री मार्केट एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ए कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट सिटीजन एंड राइट्स। ये चारों पांचों चीज है, इसको रट लो, काम आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम्हें एमसीक्यू में भी आएगा, और आएगा तो 5 नंबर में भी लिखने को, जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन वाले में 5 और 3 में आ सकता है, ठीक है ना। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर रहे थे बार बार, ठीक है ना। तो भाई तुमको चैप्टर पढ़े नहीं, सीधी बात बताता हूँ, तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट मैं समझाऊंगा तुमको, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था 1920 में, रॉलेट लॉ और जलियाबाग खिलाफत इनजस्टिस के लिए उन्होंने किया था। उसमें क्या था, बाइकआउट करना था फॉरेन सामान को, फॉरेन गुड्स, जैसे फॉरेन गुड्स को, और स्कूल को, कोर्ट को, लिंकर शॉप्स को प्रमोट्स दे, और उसमें क्या काम, ये सबको ऐसे जितने सरकार ब्रिटिश सरकार द्वारा जो चीज़ें थी वो सबको बाइकआउट कर दे रहा था, और प्रमोट क्या करना था, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी चीज को लेना था। और इसको क्या कहते हैं, इसको बाइक वो वापस क्यों ले लिए सॉरी बोलो, तो इसको वापस क्यों लेना पड़ा था, विड्रॉ क्यों करना पड़ा, क्योंकि चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसमें ये लोग पूरे स्टेशन को ही इंडिया के लोग आग लगा दिए सीधे सीधे लोग। तो ये इसका एम क्या था कि वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस फ्री हमको काम करना है, बट इसमें वायलेंस कर दिए, तो इस कारण से इस मूवमेंट को वापस ले लिए थे गांधी जी। ओके ये लो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो सॉल्ट पर टैक्स लेना शुरू कर दिया पहली बार, और इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था, और रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश लॉ, मतलब बहुत सारे ब्रिटिश लॉ ला रहे थे जो कि हम लोग के खिलाफ थे, इंडियन के खिलाफ थे। डिमांड क्या था, पूर्ण स्वराज, हम लोग की डिमांड क्या थी, पूर्ण स्वराज चाहिए। और सॉल्ट मार्च इसलिए करा गया था 1930 में, और उसमें गांधी जी क्या करे कि दांडी तक वो पैदल चल के गए थे अपने आश्रम से, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने किलोमीटर था, बट मैं चैप्टर में आपको लाकर पढ़ाऊंगा तो उससे बाद में आएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, वो जाके वहाँ नमक खुद का बनाए, तो उससे लॉ टूट गया था, और लॉ तोड़ दिए तो उसके बाद से ये सही हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद बहुत से पूरा पैक्ट एक्ट आए थे, तो सब चैप्टर समझोगे, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ सॉल्ट मार्च, देखो बिकम नेशन मूवमेंट, अनक्लास्ड इंडिविजुअल मूवमेंट, एक्सपोज करे ब्रिटिश रूल को, फोर्स करे टू नेगोशिएट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड करी गई, ठीक है ना। रोल ऑफ बिजनेसमैन एंड सीडीएम, ठीक है ना, सीडीएम था। इसमें इंडियन मर्चेंट्स डिसलाइक ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब इसमें क्या हुआ कि लोग अपने अपने वजह से आए थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे कि उनके लिए वो किस लिए आए कि उनको
सस्ते, वो ब्रिटिश मार्केट में सस्ते में महंगा सामान खरीदे और टैक्सेस कम पड़े। ऐसे जब वो लोग आए थे, क्या नाम है, किसान लोग आए, तो वो किस चीज के लिए कूदे थे कि भाई मेरे रेट के ज्यादा मतलब मेरे क्रॉप के ज्यादा दाम ले, इस टाइप से था। और इसका काम क्या था, बट इसको करने से सब अपने अपने स्वार्थ के लिए भले आए, बट इससे क्या हो गया कि जब हम लोग कांग्रेस ने मीटिंग वीटिंग हुई, प्रमोट करा गया स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक है ना। और इसको तब वापस लिए थे जब वो सब नेगोशिएशन हो गया, उसके बाद इसको गांधी जी वापस ले लिए थे मूवमेंट को, ठीक है ना। ये लो, आई होप भाई लोग आपको यहाँ नीचे की सब्जी कराओगे जो लिखा है, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती हो गई बाबू साहब, गलती हो गई। लो 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 लो, ये हो गया। वाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन, पहले जब रिच प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे, उनको सामान मिले, पुअर प्रेसिडेंट क्या था, उनको काम मिले, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को हाई वेजेस मिले, वुमेन को क्या था कि उनको भी मतलब देखा जाए, और दलित्स को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड कर रहे थे। इस टाइप से सब लोग आए थे, अपना अपना काम देखे। इफेक्ट ऑफ WWI इन ऑन इंडिया, heavy taxes and price rise, force of recruitment for British army, food shortage हो गई थी, led great discontent, rise nationalism, industrial crude due to the need of war supply। अब भाई ये लो देखो, 5 पॉइंटर के क्वेश्चन है, आएगा 3 नंबर में, बट ये क्यों इंपॉर्टेंट आ गया, मैं क्यों इंपॉर्टेंट लिख दिया, अरे यार मैं जल्दी ना लिखता, खाली 5 ही पॉइंट का था, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है। लो, MCQ के लिए तैयार करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इंडिया में नेशनलिज्म का कल्चर को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। देखो वंदे मातरम लिखे, फोक डाब, फ्लोक लोर्स करे कलेक्ट, भारत माता को बना दिए, मतलब धरती जो भारत को भारत माता के रूप में दिखाया गया, और पुरानी हिस्ट्री अपनी दिखाई गई, ये सब करके हम लोग क्या कहते हैं, कल्चर से इंडिया को रिलेट कर दिए थे। तो इस कारण नेशनलिज्म सब पूरे इंडिया वासी, सब देशवासियों में वो फैल गई थी, ठीक है ना। इसी तरह जियोग्राफी शुरू करा जाए, हिस्ट्री होता है खत्म। और इसके आगे की जो चैप्टर थे उसके लिए मैं इसमें इसे नहीं डाला, भाई 100 क्वेश्चन की नहीं थी, 50 क्वेश्चन की फिर आएगी तुम लोग के लिए, 2 आएगी, ठीक है ना। ये देखो, चलो, मेजर सॉइल टाइप्स है इंडिया एंड फीचर्स। देखो ये 6 टाइप की सॉइल्स मिलती है, आपको पता है, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना। और और ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सब टाइप की सॉइल्स मिलती है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं सब लिखा हुआ है, इसको रटना तुम्हारी काम है। मैं एक बार पढ़ा चुका पूरा चैप्टर आपको, इसलिए मैं अब बहुत जल्दी करूंगा, कि हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है इसलिए ज़्यादा अच्छे से समझा रहा था, ठीक है ना। कॉज एंड सोल्यूशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कॉज क्या थे, ओवरग्रेजिंग, ये डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर इरिगेशन एंड सॉल्किनेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट के सारे। और इसका सोल्यूशन क्या है, एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ओवर गेजिंग, टेरेस फार्मिंग, प्रॉपर इरिगेशन एंड ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग स्टेप्स, रिसोर्स प्लानिंग क्या था, सिस्टमेटिक यूज ऑफ रिसोर्स। पहले देखो इंडी आइडेंटिफाई करे, फिर मैप पे उसको प्लॉट करे, फिर क्रिएट करे स्ट्रक्चर, फिर वहां पे आदमी भेजे खोद दिए, सीधी बात भाई, मजे में समझा दिया, ठीक है ना ये। और पहले के जो खोदे खादी करे थे वहां पे पूरा तरीका रिसोर्स को प्लान करके निकाला जब गया, तो वहाँ सस्टेनेबल तरीके से किया गया, ठीक है ना, क्योंकि सरकार काम सस्टेनेबल तरीके से करना होता है, हम लोग काम बेकार होता है भाई। और अगला क्वेश्चन, वाटर स्कैरसिटी राइजिंग इन इंडिया, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉल्यूशन एंड फ्रेश वाटर सोर्स। ये लो, MCQ लिख दे रहा हूँ भाई लोग जल्दी से, काम आने वाला है, ठीक है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम्स। देखो इसके बेनिफिट्स क्या हुए, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रिंकिंग वाटर। बट प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट, डिफॉरेस्टेशन, रिवर इम्बैलेंस, एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन, इनइक्वालिटी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीज़ें, ये भी तुम्हारे काम का है, इसको देखो।
अरे भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा था। ये लो, ये इस क्वेश्चन से भी, इस क्वेश्चन से भी। ठीक है ना, काम आता है भाई हर चीज। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंडिया में जरूरत पड़ रही है। रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में फिर आने बहुत टाइम लगता है। रिड्यूस फ्लड्स, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। सेव वाटर एंड ड्राई मंथ, देखो जो वाटर सेव करोगे जब यह गर्मी के मौसम में काम आएगा। सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, बस सस्टेनेबल तरीके से वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। चलो, फिर मेजर क्रॉपिंग सीजन, खरीफ, जैद और रबी। ठीक है ना, ये तीन टाइप की है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई तुम सबके याद रहता होगा जहां तक है। अबे इसको तुम लोग अगर भूल गए हो ना, तुम लोग फिर नर्सरी पढ़ने जाओ भाई। नर्सरी पहले जाओ से, नर्सरी पढ़ो, फिर फर्स्ट से लेके शुरू पढ़ो पूरे 10 तक, फिर आओ अगर इसको तुमको नहीं पता है। ठीक है ना। पर लेकिन एक बात याद रखना कि इसके, ये जो है देखो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ तुम लोग के लिए। यार थोड़ी मोटी राइट कर सकता था यार। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल भाई याद रखना, ठीक है ना, इसको मैं बोल रहा, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अरे यार क्या करता रहता हूँ भाई मैं तुम लोग के लिए। यहाँ से कलर चेंज होगा ना। चलो ठीक है, यहाँ से पहले मैं चेंज कर लेता हूँ तुम लोग के लिए काम आने के लिए। तो देखो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म इन इंडिया। देखो HIV सीड्स आए, फर्टिलाइजर आया, IC केयर आया, रिसर्च आई, इरिगेशन कैनाल्स आए, MSP आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आ चुका है। ठीक है ना, MSP मतलब समझ लो। क्रॉप इंश्योरेंस आ गया, कृषि लोन मिलने लगा कृषि योजना के थ्रू। ठीक है ना, और लैंड रिफॉर्म आया। भाई एक बात समझ लो, मैं जितनी चीज तुमको इंपॉर्टेंट क्या के बता रहा हूँ ना, अगर उसको तुम लोग भूल रहे हो तो गलती कर रहे हो। ये भी MCQ तुम्हारे काम आएगा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज एसेंशियल क्यों है। रिसोर्स लिमिटेड है पहली बात तो, ओवर यूज करने से डिप्लीमेशन हो रहा है उसका, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है, और सॉइल वाटर एंड फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इकोनॉमी। ठीक है ना, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। ठीक है ना, 21 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो ये 3 क्वेश्चन करके जियोग्राफी शायद खत्म हो जाएगा ना। हाँ चलो, जियोग्राफी पहले खत्म करते हैं जल्दी से। जल्दी से डीपली समझ रहे हो, अच्छे समझ रहे हो, पर ठीक है तुम लोग जितना समझ रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, देखो आयरन ओर उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में। कोल झारखंड और वेस्ट बंगाल में। पेट्रोलियम मुंबई हाई और असम में। नेचुरल गैस गुजरात और असम में। ठीक है ना। ठीक है, ये महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल्कि मैं MCQ डाल दे रहा हूँ इसको, कि MCQ में भी क्वेश्चन आता है ऑब्लिक IFP। ठीक है ना, जरूरी है तुम लोग के लिए। इंपॉर्टेंट ऑफ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो इंडिया में बहुत टाइप बायोडाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम के लिए, फूड मशीन्स के, फूड मेडिसिन और फूड के लिए। ठीक है ना, पहले जेनेटिक टाइप्स इसका समझ लो, टाइप्स तुम लोग जरूरी है। ठीक है ना, आंसर इसका रट लेना। पहली बात तो इंपॉर्टेंस क्यों है, फिर इसका टाइप है जेनेटिक, स्पेसिफिक और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है ना, ये है। और 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल सोलर, विंड, वाटर एंड रिप्लेमेशन, समझा करो। ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल में कोल, पेट्रोलियम, लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टिबल सॉरी भाई लोग। ठीक है ना, ये इसको याद रखना है। चलो फिर आप भाई, ज्योग्राफी होता है सीधा खत्म खत्म, टाटा बाय बाय भाई लोग। पहले खत्म हो गया तो ये मतलब है सिविक शुरू हो गया। और सिविक्स हो और पावर शेयरिंग का टॉपिक ना हो तो भाई ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे। चलो फिर पहला, पावर शेयरिंग पे ही तुम्हारा क्वेश्चन आता है। 7 करोड़ के लिए, देखते सही जवाब देते हो गलत। पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका में कैसे हुआ था। बेल्जियम में लिंग्विस्टिक कम्युनिटी में शेयर पावर, ब्यूसल एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए, बट सिन्हाला मेजोरिटी दे दिए थे। श्रीलंका में सिन्हाला मेजोरिटी दे दिए, कॉन्फ्लिक्ट विद तमिल्स हुआ। नो पावर शेयरिंग और सिविल वॉर हो गई इस कारण से, समझ रहे हो।
इसको भाई लो देखो, ये जो मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, ये कॉमा कर करके ये एक एक पॉइंट है, ठीक है ना। बट मैं इसमें पेपर स्पेस बचाना था, पीपीटी की स्लाइड बचानी थी, इसलिए मैंने जल्दी से सब कर दिया है, ठीक है ना। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अवॉइड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, और इंश्योर स्टेबिलिटी एंड इंक्लूड मेजोरिटी, ठीक है ना, समझ रहे हो। क्यों नहीं बनता भाई इसमें जल्दी। अब की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, भाई मैंने बोलता हूँ ऐसा 5 पॉइंट में 5 लिख के आना है, 5 नंबर के 5 लिख के आना है, ठीक है ना। 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और डुअल सिटीजन ऑप्शन, ठीक है ना। 3 टीयर ऑफ सिस्टम, यूनियन स्टेट एंड लोकल, लोकल में पंचायत और म्यूनसिपालिटी आ जाती है। फॉर्म अ कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, कैंडिडेट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कास्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट मोबाइलिज्म इन इलेक्शन, ठीक है ना, ये चीजें हैं। और भाई ये चीजें बेकार होती है, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इसके कारण भाई एक अच्छा, तुम्हें समझ रहे हो, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर जो इस चीज में बढ़ जाते हो भाई तुम लोग, तो पैसे चक्कर बैठते हो, वही पता है। जेंडर इशू इन पॉलिटिक्स, देखो वुमेन बहुत सफर करी, वो लो इटरेट रह गए डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, क्योंकि भाई शादी हो जाती, शादी के बाद, शादी के पहले पढ़ने नहीं देते घर वाले कि लड़की है लड़की करके, उसके बाद बाद में जब शादी हो गई, फिर जब पति होता है तो कहाँ बाहर जाओगे, घर पे बैठ काम करो। तो इस कारण से भाई उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और फिर अब लेकिन अब क्या है कि उनका वुमेन रिजर्व हो गई सीट है, अब वो अपने, अब उनको निकलने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पूरी राइट दे चुका है। ना देता है तो भाई सीधी बात है, लड़कियों के सब सुनते हैं, लदवा देंगे गाड़ी में 100 नंबर की तुम लोगों। एक बार उनके खिलाफ जाके देखो तुम लोग। बड़ा भाई मजे के लिए बोल रहा हूँ, मैं जाना मत, समझ रहे हो। उनके खिलाफ जाना मतलब अपने घर की मम्मी अम्मी के खिलाफ जाना, वो बोलो समझो जूता चप्पल जो मिल गया उससे सुताई, तो भाई फिक्स है। चलो ठीक है। तो रिलीजन एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये कम्युनलिज्म होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन करता है। और रॉयट होता है, हेट पॉलिटिक्स होता है, इस कारण हेट को पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हेट कर मिलता है। और डेमोक्रेटिक सपोर्ट इक्वल राइट्स एंड रिगार्ड ऑफ रिलीजन, मतलब उनको सपोर्ट पूरा इक्वल राइट्स होता है। और कम्युनलिज्म के अंदर वो अपना अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, पूरा रास्ते में डीजे जे लेके जाओ चाहे जो करो, ठीक है ना। बट उसके कारण किसी का देखो मस्त रहो मजे करो चाहे जो करो, बट दूसरे का अहित ना करो, सीधी बात। Why political party are essential? Conduct election, make law, form government, shape public opinion and provide access to government scheme। पांचों पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है ना। बट पहले इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है ना। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन, नॉमिनेट कैंडिडेट, कैंपेन, और ठीक है ना, कैंपेन होता है रिप्रेजेंटेशन पब्लिक इशूज के, तो मोबाइलाइज पीपल, ठीक है ना, ये सब याद रखो, तुम्हारे ये सब दो रोज काम किए हैं। लो, अब कोई बोलेगा नहीं भाई लो पन्ना बचा रहा था तुम्हारा भैया, ठीक है ना, पन्ना ना नहीं बचा रहा था मैं। बोल भी सकते हैं भाई, मैं कुछ बोलता नहीं तुम लोगों को ना, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, कमेंट करोगे भले तुम्हें, मुझे पता चल जाए तुम क्या बोल रहे थे, मेरे घर आ रहे थे क्या कर रहे थे। चलो ठीक है, इसको डब्बे में बांट दे रहा हूँ ना। देखो चैलेंजेस क्या फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना। तो पहले तो उनको करप्शन, और फिर उसके बाद वो डायनेस्टी, डायनेस्टी के मतलब समझ रहे हो, मेरा पुत्र ही अगला नेता बनेगा, मतलब जैसे इस समय में किसी पार्टी को बोला नहीं जाता, मतलब समझो, पहले दादाजी थे, दादाजी के बाद बेटा, उनका बेटा बना, फिर उनके बेटे के बाद तुम बन गए हो, मतलब चलो तुम हो, तुम्हारे दादाजी पहले थे, फिर तुम्हारे पापा आए, फिर तुम आए, फिर तुम्हारा बेटा आएगा, फिर तुम्हारे बेटे का बेटा आएगा, तुम्हारा पोता आएगा, ठीक है ना, इस टाइप से पार्टी चलती है। इस कारण ये बहुत पॉलिटिकल पार्टी नई प्रेशर होता है। और इसमें क्या होता है, पैसे और मसल पावर बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसके कारण मीनिंगफुल चॉइस हो जाती है, ठीक है ना।
रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप से इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस को, और एक कंटेस्ट सिलेक्शन करते हैं अपने अपने लिए, जैसे फार्मा स्टूडेंट और वर्कर यूनियंस। ठीक है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे लिए, ये देखो, अरे यार क्या लिख देता हूँ मैं, आना ही आना है। प्रेशर ग्रुप्स का एक क्वेश्चन तुम्हारे में आना है, फिक्स है, मैं बता दिया हूँ। सेकुलर स्टेट क्या होता है? जहाँ पे इक्वल राइट्स हो, इक्वल रिलीजन और नो नो ऑफिशियल लैंग्वेज हो और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और फ्रीडम हो रिलीजन प्रैक्टिस करने के, ठीक है ना, वो होता है सेकुलर स्टेट। जैसे इंडिया है, और इंडिया किस कारण से, ये सब कारण से, ठीक है ना। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस, डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये भी तुम लोग याद रखना, ठीक है ना। MCQ है, ठीक है ना ये। तो चलो चलते हैं, अभी इकोनॉमिक्स बेसिक्स याद होता है, सिविक्स खत्म। और 38 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इससे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। मेनली इससे जब बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो फिर तुम्हारे लिए बड़े बनेंगे तो लॉन्ग में आएंगे, और या तो शॉर्ट में आएंगे, बट इसी क्वेश्चन तुमको बड़ा कर देंगे, क्वेश्चन सब यही रहेंगे, बट तुम्हें लिखना पड़ेगा बड़े में। छोटे में लिखो नंबर नहीं देंगे ज़्यादा। डेवलपमेंट क्या होता है? इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। उनका गोल क्या होता है? इनकम इक्वलिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, पर कैपिटा इनकम एंड HDMI। पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। HDMI वो होता है, HDI मेजर डेवलपमेंट थ्रू इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन। इन तीनों क्राइटेरिया होता है, और पर कैपिटा इनकम खाली मनी के इक्वल होता है, ठीक है ना। Why different people have different goal? Because people have different needed situation, job and priorities. What is good for one may be harm another. देखो 40 क्वेश्चन में क्या है कि सबके लिए डिफरेंट गोल क्यों होता है। देखो भाई, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं तुम लोग के लिए टीचर हूँ, तुम्हारा भैया हो, ठीक है ना। तुम लोग के लिए क्या, अभी मेरे लिए क्या जरूरत है कि तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए क्या है, इनकम इस समय गोल है तुम्हारा कि तुम अच्छे भैया के वीडियोस पढ़ के टॉप मार जाओ, 100 में 100 ला के दिखा दो, ठीक है ना मेरे को। ये है, बट सबका अपना अपना गोल होता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल सेक्टर, लो वेजेस, नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड लीव, और अनसेफ वर्क कंडीशन, एक्सप्लॉयटेशन इज कॉमन, ठीक है ना, यही सब था। ये लो, इस पे भी लाइन खींचो जल्दी जल्दी भैया, विराट भैया जल्दी जल्दी खींचो, टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी क्लास रिकॉर्ड करिए, नहीं भाई तुम लोग की क्लास लंबी हो जाएगी, तुम लोग इतनी बड़ी क्लास एक मोड में होते हुए पता है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, ठीक है ना, लॉन्ग आवर्स होते हैं, लो इनकम होती है, नो मेडिसिन बेनिफिट होता है, नो गारंटीड जॉब होती है, अनसेफ सराउंडिंग तो होती ही होती है। MNC, व्हाट आर MNC, हाउ दे ऑपरेट। देखो MNC होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो ऑपरेट होती है मैनी कंट्रीज में, और इसका काम क्या होता है, ये आती है दूसरे कंट्री से, इसलिए कंट्री में से बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में क्यों आई, यहाँ सस्ते लेबर्स मिल जाते हैं। भाई तो अभी समझ रहे हो, तुम लेबर ढूंढने जाओगे 400-500 में लेबर तुम्हें मिल जाएगा, और वैसे बाहर कंट्री में आई वॉन्ट $15, ओके देन आई विल कम, इस टाइप से बोल के महंगा पैसे तुमसे लेंगे, ठीक है ना, यही सब होता है। इस कारण से आते, और यहाँ पे सस्ते लेबर्स में सामान बहुत ज़्यादा बनवा रखे, उसके बाद तो उसको महंगे रेट में बेच के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं ग्लोबल मार्केट में, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले पॉजिटिव वाला, मोर जॉब, बेटर टेक्नोलॉजी, मोर चॉइस फॉर कस्टमर। पर निगेटिव क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्री सफ़र करी, इनक्वालिटी इंक्रीज हो गई, और फॉरेन डोमिनेशन आ गया, मतलब फॉरेन कंट्री को डोमिनेट कर रही है इस समय, चाइना का सामान से ज़्यादा बिकता है इंडिया में भी। हाउ गवर्नमेंट रेगुलेट फॉर्मल सेक्टर, लेबर्स लॉ होते हैं, मिनिमम वेजेस होते हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, और सेफ्टी रूल्स होता है, प्रोवाइड फंड, पेड लीव होता है, इंश्योरेंस भी मिलता है तुम लोगों को, ठीक है ना, यही सब है। अब चलो, ये है तुम्हारी लोग की लास्ट स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड का मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ रहा है अभी। चलो, ठीक है ना। तो अब बैकग्राउंड भाई ब्लू कलर का मैं रखता हूँ, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं भाई, मेरे को आज तक ये नहीं पता चल पाया है।
यही कहीं कोई बटन होता है, रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। चलो फिर से खींच देते हैं, उसमें क्या जा रहा है हमारा। कल्टर प्लस सी तो नहीं दबाते हैं ना, मैं क्योंकि लैपटॉप से रिकॉर्ड करता हूँ तुम लोग के लिए, कास्ट पता है तुम लोगों को। भाई तुम ऐसे क्लास पढ़ने के लिए यूज करते हो लैपटॉप को, वैसे मैं लैपटॉप तक आज लोग को पूरी क्लास रिकॉर्ड कर डालता हूँ। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, इंक्लूड आईटी सेक्टर होता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल इशूज। देखो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या काम होता है, विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट दे कैन प्रोवाइड आवर रिसोर्स, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते हैं सामान। और इसका इशू क्या होता है, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर स्कैरिसिटी। ठीक है ना। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे। पीडीएस का होता है सब्सिडी होती है फूड की, इसमें वीट और राइस मिलता है टू पुअर पीपल, और इंश्योर फूड सिक्योरिटी और प्रिवेंट हंगर। खैर इसका ये काम होता है। नीड फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट, help understand which country are progressing, identify area needing improvement, compare income and education and health। देखो बहुत सारे क्राइटेरिया है कंपेयर करने कंट्रीज को, डेवलपमेंट को, बट अभी तक कोई बेस्ट वे मेरे को नहीं लगता अच्छा कोई है बहुत सारे आइडिया। ठीक है ना। जैसे तुम्हारा हो गया, क्या होता है भाई, पर कैप्टा हो गया, HDI हो गया, ऐसे बहुत सारी तरीके हैं भाई कंपेयर करने के, सबका अलग अलग टाइप होता है। रोल ऑफ क्रेडिट, रोल ऑफ क्रेडिट में भी दो टाइप का पॉजिटिव होता है, हेल्प एक्सपेंड बिजनेस, बाई इक्विपमेंट, इम्प्रूव इनकम। निगेटिव, हाई इंटरेस्ट, डेट ट्रैप, लॉस लैंड प्रॉपर्टी इफ अनेबल टू रिपे। सीधी बात, नो बकवास, खत्म भाई तुम्हारा। होमवर्क में तुम्हारे भाई सबसे जरूरी काम इसको करना है तुमको, होमवर्क प्रैक्टिस करो सारी क्वेश्चन लिख के। क्योंकि भाई अगर तुम लोग में भाई कोई, अगर मैं इतना कहता हूँ, तुम लोग में 10 में से 3 बच्चे होंगे जो लेट के मेरी क्लास देखते होंगे, फिक्स है। और लेट के देखने वालों के लिए भरो, सारे बच्चे अच्छे से लिखो, बैठ के लिखना जरूरी है, पेपर बैठ के लिखना पड़ता है, वहाँ लेट के भाई क्लास नहीं देख सकते हो, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चन के। थैंक यू बच्चा लोग, भाई लोग। फिर मिलूंगा हिस्ट्री के चैप्टर 1 लेकर के, या तो प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 लेकर के। बाय बाय।